स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण, इसमें यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे सस्वर वाचन। स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। इसमें विद्यार्थी पढ़ने के साथ बोलता भी जाता है, सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत और संवेद। व्यक्तिगत वाचन शिक्षण द्वारा भी हो सकता है, जिसे आदर्श पाठ कहा जाता है, और विद्यार्थियों द्वारा जिसे अनुकरण पाठ कहा जाता है। जोर जोर से बोलकर शब्दात्मक वाचन को सस्वर वाचन कहा जाता है। मौन रहकर पाठ करने को मौन वाचन कहते हैं। व्यक्तिगत वाचन उसे कहते हैं जब एक ही व्यक्ति पढ़ता है। जब एक से अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ एक स्वर में वाचन करता है तो उसे संवेद वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन का तात्पर्य होता है कि स्वरों का उच्चारण करते हुए पढ़ना। सस्वर वाचन का प्रभावक होना अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए सस्वर वाचन का प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अक्षर, व्यक्ति, शब्दोच्चारण, उचित ध्वनि निर्गम और बल, विराम, स्वर माधुर्य, उचित गति, उचित वाचन मुद्रा, दृष्टि विराम। अब हम जानेंगे सस्वर वाचन की विशेषताएं। सबसे पहले अक्षर व्यक्ति, इसको स्पष्ट अक्षरों उच्चार भी कहा जाता है, अर्थात एक एक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट रीति से उचित स्वराघात या बलाघात या संधि योजन के साथ उच्चारित करना। नंबर 2 शब्दोच्चारण, अर्थात प्रत्येक शब्द को शुद्ध तथा स्पष्ट रूप से उच्चारित करना। नंबर 3 उचित ध्वनि निर्गम, अर्थात मुंह के भीतर से यथोचित स्थान से वर्णों का उच्चारण करना। मुख के अंतर्गत समस्त उच्चारोपयोगी अवयवों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए तथा किस वर्ण या ध्वनि का उच्चारण किस वर्ण अवयव से उचित करना है। नंबर 4 बल, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से पृथक करते हुए उचित बल के साथ सस्वर वाचन करने से वाचन कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नंबर 5 विराम, शिक्षकों को चाहिए कि वह बालकों को इसकी शिक्षा दें कि सस्वर वाचन करते समय यदि पूर्ण विराम है तो थोड़ा अधिक रुकें या पढ़ें, ताकि अर्थ विराम है तो वहाँ पर कुछ कम रुककर प्रभाव के साथ पढ़ें। नंबर 6 सुस्वरता, स्वर माधुर्य, भावों और विचारों के अनुसार वाक्य के शब्दों को उतार चढ़ाव के साथ मधुर वाणी में पढ़ना। पढ़ते समय स्वर की मधुरता बनी रहे, एक एक अक्षर स्पष्ट सुनाई दे। नंबर 7 उचित गति, पढ़ने की गति अधिक न तीव्र हो न अधिक मंद हो, दोनों का असामान्य स्थितियों से बचना चाहिए। नंबर 8 प्रभाव उत्पादकता, यदि स्वर में एक सरसता का गुण पाया जाएगा, कहीं उतार चढ़ाव ना होकर एक ही स्वर से पढ़ते जाना या झटके के साथ प्रत्येक वाक्य के अंतिम शब्द को पढ़ना। लयात्मक स्वर झूम झूम कर गद्यांश का वाचन किया जाएगा तो वाचन लेशमात्र भी प्रभावशाली न हो सकेगा। वाचन क्षमता एक कला है, एक कौशल है जो अभ्यास से ही प्राप्त होती है। नंबर 9 वाचन मुद्रा, वाचन करते समय वाचक की मुद्रा ठीक होनी चाहिए। पुस्तक को बाएं हाथ से केवल एक हाथ से इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि पुस्तक बिल्कुल सामने रहकर थोड़ी बाईं ओर की तरफ हो। पुस्तक के बीच के मोड़ पर अंगूठा आ जाए। पुस्तक नेत्रों से सटाकर वाचन करना नेत्रों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित है। केवल दीर्घाकार पुस्तक को ही दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। वाचन के समय इधर उधर घूमने लगना या कोई भी इस प्रकार का असाधारण कार्य करते जाना, जैसे चौक से घेरते जाना या फुटे या डस्टर को डेस्क पर पीटते जाना अनुचित है। उदासीन मुद्रा में चेहरा लटकाएं वाचन करना लेश मात्र भी प्रभाव उत्पादकता नहीं होता है। अगर नंबर 10 वाचन शैली, वाचन के समय वाचन दृष्टि सदैव पुस्तक में ही नहीं जमी रहनी चाहिए। वाचक को अपनी दृष्टि परिधि इस प्रकार साध लेनी चाहिए कि पढ़ते समय श्रोता समुदाय की ओर भी यदा कदा दृष्टि डाल सके। सस्वर वाचन को प्रभावशाली बनाने के लिए वाचन शैली का उचित होना अत्यंत आवश्यक होता है। नंबर 11 स्वाभाविकता एवं धारा,
प्रभाविकता। सस्वर पाठ करते समय विद्यार्थी इस बात पर ध्यान रखे कि कृत्रिम स्वर में बनकर बोलने की प्रवृत्ति अनुचित है। वाचन स्वाभाविक स्वर में किया जाना चाहिए। वाचन प्रवाह धारा प्रवाह के साथ किया जाए तभी प्रभात उत्पादक हो सकेगा। अब हम जानेंगे सस्वर वाचन की 4 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था है आपकी प्रथम अवस्था तैयारी। इस अवस्था में पढ़ना सिखाया नहीं जाता वरन पढ़ने की तैयारी हेतु कुछ कार्य करवाए जाते हैं, जैसे संभाषण करना, मौखिक कार्य करना, चित्रों के प्रयोग द्वारा उत्सुकता, रुचि तथा एकाग्रता उत्पन्न करना। नंबर 2 द्वितीय में आता है अवस्था अक्षर ज्ञान। इस अवस्था में विविध प्रणालियों द्वारा अक्षर ज्ञान व स्वर शब्द बोध कराया जाता है। ध्वनि और लिपि में सह संबंध स्थापित करके लिपि ज्ञान कराया जाता है। नंबर 3 तृतीय अवस्था स्वतंत्र वाचन अभ्यास। इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगता है और पढ़ने में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। कहानी, नाटक, कविता आदि सब पढ़कर समझ लेता है तथा उसे पढ़कर आनंद भी प्राप्त होता है। चतुर्थ अवस्था निर्बाध अर्थ सहित वाचन। इस अवस्था में पहुंचकर बालक वाचन क्षमता का इतना प्रवीण हो जाता है कि निर्बाध रीति से प्रवाह के साथ बिना अटके किसी कठिनाई या दोष के बिना पढ़ता चला जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करके बालक शब्द से परिचित होने पर भी अनुमान द्वारा अर्थ निकाल लेता है और पढ़कर सारांश भी समझ जाता है। अगला पॉइंट है संवेद सस्वर वाचन। संवेद सस्वर वाचन विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में कराया जाता है। संवेद वाचन में स्वर के उचित आरोह अवरोह की ओर ध्यान दिया जाता है। सब विद्यार्थी एक से स्वर में वाचन करते हैं। आगे पीछे या नीचे ऊंचे स्वर में किया गया वाचन कानों को सुखद प्रतीत नहीं होता है। ये केवल अभ्यास से ही आता है। अभिनय गीत, क्रिया गीत के संवेद वाचन के समय उचित वाचन मुद्रा का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष रूप से उच्चारण अभ्यास हेतु संवेद वाचन करना चाहिए। बालक इस कार्य को खेल समझता है और खेल ही खेल में वाचन करना सीख जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में संवेद वाचन विधि का आश्रय कभी कभी लिया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध कर रहे हैं, जैसे सामर्थ्य या कर्तव्य मूढ़, साष्टांग इत्यादि सस्वर पाठ में विद्यार्थी को अभ्यास करने के पश्चात विद्यार्थी को मौन पाठ रहकर पाठ करने का अभ्यास डालना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे मौन वाचन के उद्देश्य। बालक कम से कम समय में अधिक से अधिक सामग्री को आत्मसात करके समय का सदुपयोग कर सकता है। बालक लिखित सामग्री को पढ़कर समझ सके तथा अपनी कल्पना शक्ति का विकास कर सके। बालक में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास किया जा सके। अधिक छात्रों की कक्षा में अवकाश के समय दूसरों को लेश मात्र भी बाधा न पहुँचे। बालक अपनी रुचि का विषय या पुस्तक पढ़ सके। यात्रा में या एकांकी क्षणों में समय का सदुपयोग कर सके। अब हम जानेंगे मौन वाचन की विशेषताएं। नंबर 1 एकाग्रचित्त। मौन वाचन बालक के लिए अत्यंत उपयोगी है। मौन वाचन अभ्यास के द्वारा बालकों में एकाग्रचित्त होकर स्वाध्याय की आदत पड़ती है। एकाग्रचित्त होकर थोड़ी देर पढ़ना अधिक लाभदायक है। अपेक्षा दिन रात पढ़ते रहने के अधिकतर देखा गया है कि बालक अपने सामने पुस्तक को खोलकर बैठे रहते हैं पर उनकी दृष्टि भी नीचे की ओर होती है। नंबर 2 बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण। शिक्षक लोगों को इस बात में सतर्क रहना चाहिए कि पढ़ते समय बालक अपने होंठ न फड़फड़ाए या बिना समझे यांत्रिक विधि से पढ़ते न चले जाएं, वरन उनका ध्यान मुख्य रूप से बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण करने की ओर होना चाहिए। मौन पाठ का उद्देश्य विद्यार्थी को अर्थ और संप्रेक्षीकरण की कला में दक्ष बनाना चाहिए। नंबर 4 विचार शक्ति का प्रयोग। मौन पाठ के सतत अभ्यास से पढ़ते पढ़ते विचार शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सार ग्रहण करना भी आता है। बालक विचार के विश्लेषण संश्लेषण की कला में सिद्धहस्त हो जाता है और निर्णय शक्ति को विकसित करके
उचित निष्कर्ष निकालना भी मौन पाठ के द्वारा सीख जाता है। नंबर 4, सस्वर वाचन से दोगुनी गति। सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन पाठन की गति दुगनी हो जाती है। अभ्यास के मौन वाचन की गति इतनी बढ़ जाती है कि कुछ लोग तो एक दिन में 500 पृष्ठ का पूरा उपन्यास पढ़कर समाप्त कर देते हैं। विस्तृत अध्ययन की लालसा रखने वाले विद्यार्थी को मौन पाठ का अभ्यास विशेष रूप से डालना चाहिए। मौन पाठ की गति तीव्र होती है। सस्वर वाचन की अपेक्षा इस कथन की सत्यता कई प्रयोगों में प्रमाणित भी हो चुकी है। नंबर 5, पढ़ने और समझने की गति में तीव्रता। पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का अध्ययन मौन रहकर यदि किया जाए तभी पढ़ने और समझने की गति में तीव्रता आ सकेगी। जोर जोर से बोलकर पढ़ने से दूसरों के काम में बाधा भी पड़ती है, इसलिए मौन वाचन करना ही हितकर होता है। इसलिए इन कक्षाओं में गद्य पाठ के द्वारा एवं द्रुत पाठ के द्वारा मौन वाचन का अभ्यास बालक को डाला जाता है। नंबर 6, कम थकान। सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन में थकान कुछ कम होती है, क्योंकि बोलने और उच्चारण करने में शक्ति नहीं लगती है। इसलिए बालक बिना थके पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ता चला जाता है, जबकि सस्वर वाचन थका देने वाला होता है, क्योंकि इसमें उच्चारण अवयवों पर दबाव पड़ता है और पढ़ते पढ़ते गला थक जाता है। नंबर 7, मितव्ययी। सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन पाठ में कम समय में अधिक अध्ययन संभव है। मौन वाचन में सस्वर पाठ की अपेक्षा मितव्ययी है। मनुष्य का छोटा जीवन है, ज्ञान एवं भंडार अथाह है। मौन वाचन द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। नंबर 8, संप्रेषीकरण का अभ्यास। मौन वाचन बालक को समर्थ बनाता है कि वह जो कुछ भी पढ़े उसका सार अवश्य ग्रहण करे। इस तरह बालक संप्रेषण के साथ साथ संश्लेषण और संप्रेषीकरण की कला में सिद्धहस्त हो जाता है। नंबर 9, स्वाध्याय की प्रेरणा। सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन स्वाध्याय की प्रेरणा प्रदान करता है। कक्षा में बालक किसी गद्यांश का स्वर वाचन कर चुका हो, लेकिन जब तक गद्यांश का दोबारा स्वाध्याय नहीं करता है तो उसमें आत्मविश्वास नहीं आता है कि उसे सब कुछ याद है। स्वाध्याय का माध्यम मौन वाचन ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।